हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो है चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या है, किसे कहते हैं सूक्ष्म जीव? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन कौन से जीव सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं? जैसे है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ प्रोटोजोवन, और साथ ही साथ कुछ प्रोटीन के कण जैसे होते हैं वायरॉइड और वायरॉन जो होते हैं। जो वायरॉइड और वायरॉन प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, ये भी संक्रमण फैलाते हैं। तो इनको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत रख सकते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ प्रोटोजोन, इनको याद रखें, ये सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जीवों की स्टडी को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। सूक्ष्म जीवों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो सार्वभौमिक होते हैं या यूनिवर्सल होते हैं। वो जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। मतलब ये सभी जगह पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये इवन प्रतिकूल वातावरण में भी पाए जाते हैं। जैसे गीजर जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वहाँ पर होता है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। बर्फ़ की निचली परत एकदम ठंडी जगहों पर भी पाए जाते हैं, बर्फ़ की सबसे निचली परत पर भी पाई जाती है। गर्म जल के स्रोतों में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि मिट्टी की गहराई में भी एकदम अवायवीय वातावरण जो होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो इस आधार पर इनको हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं या सार्वभौमिक होते हैं। ये जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत अधिक ताप में भी जिंदा रहते हैं और बहुत अधिक नीचे मिट्टी की गहराई में भी पाए जाते हैं और गर्म जल के स्रोतों में और बहुत ठंडी जगहों में भी पाए जा सकते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है सार्वभौमिक या यूनिवर्सल कहा जाता है। तो जैसे ही सूक्ष्म जीव की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि हमको नुकसान पहुंचाते हैं, संक्रमण करते हैं। ऐसा नहीं है, सारे के सारे सूक्ष्म जीव हमको नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं बातों के अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवन को किस तरह से लाभदायक, जीवन में लाभदायक हैं और कौन कौन से फ़ायदे पहुंचाते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का किस तरह से उपयोग होता है और किस तरह से उससे हमको फ़ायदा मिलता है। तो घरेलू उत्पाद में क्या है? दही है ना। दही जो होता है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही बनता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया। योगर्ट बनता है, वो भी क्या होता है? सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से ही होता है। पनीर जो हम खाते हैं वो भी विभिन्न जो उसके संगठन और संरचना वाले जो पनीर होते हैं सूक्ष्म जीवों के कारण ही बनते हैं। ब्रेड का जो ब्रेड निर्माण करते हैं वो भी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से करते हैं। डोसा, इडली है ना, फर्मेंटेड जो भी चीज़ें होती हैं किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती हैं, वो सारे सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाते हैं। टोडी व अन्य प्रोडक्ट और हैं। ये सिंगल सेल प्रोटीन भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं, जिनकी सहायता से हम माने हाई क्वालिटी के प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दही का निर्माण किस तरह से होता है वो देखते हैं। जैसे दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, दूध को 40 डिग्री से कम सेंटीग्रेड तापक्रम पर उसको उबाल कर रखा जाता है। 40 डिग्री से कम तापक्रम के दूध को उसमें कुछ इनोकुलम या निवेश द्रव्य डाला जाता है। निवेश द्रव्य वास्तव में पूर्व निर्मित दही ही होता है। उस दही में हजारों करोड़ों की संख्या में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो दूध के जो शुगर होता है, लैक्टोज शुगर है ना, उस शुगर को किस में चेंज कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। LAB करके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं निवेश द्रव्य में। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, दूसरे होते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और तीसरे होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इन तीनों के नाम LAB के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और साथ ही साथ इनके बारे में भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो होते हैं दूध के लैक्टोज शुगर को किस में चेंज कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड दूध का जो प्रोटीन स्थित होता है, दूध का प्रोटीन केसिन कहलाता है। तो दूध का जो प्रोटीन होता है केसिन, उसको लैक्टिक एसिड
के साथ में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो होता है, ये बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड दोनों मिलकर केसिन प्रोटीन को कोगुलेट या स्कंदित कर देते हैं या आंशिक रूप से उसको पचा देते हैं और स्कंदन करके उसको एक ठोस अर्ध ठोस जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको कहा जाता है दही, है ना। तो सबसे पहले मिल्क को 40 डिग्री से कम सेंटीग्रेड में गर्म किए, उसमें निवेश द्रव्य यानी कि इनोकुलम डाले जो पूर्व निर्मित दही ही स्थित होता है जिसमें हजारों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया 3 प्रकार के हो सकते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लैक्टोज शुगर को यानी दूध की शुगर को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करते हैं पहले, उसके बाद ये लैक्टिक एसिड और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो होते हैं वो दूध के जो प्रोटीन होता है केसिन उसको कोगुलेट या स्कंदित, इसको स्कंदन भी कह सकते हैं, कोगुलेट या स्कंदित करके उसको दही में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब आंशिक रूप से इसका पाचन कर देते हैं, स्कंदन कर देते हैं और ये दही का निर्माण होता है ना। तो दही जो होता है बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। इसका कारण क्या है कि इसमें विटामिन B12 पाए जाते हैं। दही जो बनता है, दूध से दही बनता है जो सेमी सॉलिड होता है, उसमें होता है विटामिन B12। विटामिन B12 ब्लड के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक माना जाता है ना। तो विटामिन B12 पाए जाते हैं और खनिज लवण या मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कार्बोनिक एसिड बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है, अन्य कार्बोनिक एसिड बनते हैं। तो जो आंतों में स्थित बैक्टीरिया हैं उनकी रक्षा करते हैं और अन्य जो और बैक्टीरिया आंतों में डेवलप ना हो जाएं उससे हमें बचाते हैं ये दही, है ना। दही में स्थित जो कार्बोनिक एसिड है उससे आंतों में अन्य कोई और बैक्टीरिया का आक्रमण या संक्रमण होता है तो उनसे हमको दही के जो कार्बोनिक एसिड दही में स्थित होता है उनसे प्रोटेक्शन हमको मिल सकता है। तो दही इस तरह से दूध से दही के निर्माण की प्रक्रिया में इन तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया का माने सहयोग होता है जिसकी फलस्वरूप दही का निर्माण होता है और दही हमारे लिए बहुत पौष्टिक होता है। डोसा, इडली और ब्रेड का निर्माण होता है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। जैसे डोसा और इडली बनाया जाता है तो उसमें चावल और दाल को पीसकर उसका ढीला आटा तैयार किया जाता है और 10 से 12 घंटे तक उसको किण्वन या फर्मेंटेशन कर दिया जाता है। उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इडली और डोसा जो है वो फूला हुआ हमको प्राप्त होता है। उसमें छिद्र छोटे छोटे पाए जाते हैं, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। उसमें अलग प्रकार का सुगंध भी पाया जाता है। तो ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है कि चावल और दाल के आटे को ढीला करके छोड़ दिया जाता है 10-12 घंटे के लिए पीसकर, तो उसमें वातावरण से स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस, कौन से सूक्ष्म जीव इसमें मिलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस, पेडिकोकस सीरीविसी और लिवोनोस्टक मिसेंटेरॉइड्स, ये तीनों सूक्ष्म जीव जो हैं इसमें आते हैं ढीले आटे में और फर्मेंटेशन की क्रिया संपन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इडली और डोसा का आटा जो है वो फूला हुआ प्राप्त होता है और इडली भी हमको स्पॉन्जी प्राप्त होता है, डोसा भी स्पॉन्जी, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बन सकता है कि इसमें डोसा और इडली का जो छोटा छोटा छिद्र होता है कौन सी गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। इसमें अलग प्रकार का सुगंध भी विशेष आता है जब इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। तो ब्रेड के निर्माण के लिए क्या करते हैं कि गेहूं का आटा लेते हैं और उसको गेहूं का आटा को डो तैयार कर लेते हैं, फिर उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट में होता है सैक्रोमाइसिस सीरीविसी, इसको बेकर्स ईस्ट कहा जाता है। सैक्रोमाइसिस सीरीविसी ईस्ट होता है, एक कवक है। तो इस ईस्ट को डालने पर इसमें जो गेहूं में स्टार्च होता है इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम उत्पादन करते हैं। ये जो सैक्रोमाइसिस सीरीविसी हैं वो 3 प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं, एमाइलेज, माल्टेज और जाइमेस। तीनों एंजाइम का कॉम्प्लेक्स इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिक्रीट होता है जिसके कारण गेहूं में जो उपस्थित स्टार्च है, स्टार्च को उसमें से एमाइलेज एंजाइम माल्टोज में चेंज करता है और माल्टोज को माल्टेज जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज में चेंज करता है और उसमें जो तीसरा जो स्रावित होता है जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को किस में फर्मेंट कर देता है? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में फर्मेंटेशन कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो स्पॉन्जी आटा को स्पॉन्जी बना देता है और उससे ब्रेड में छोटे छोटे छिद्र हमको दिखाई पड़ते हैं।
और ये एथिल अल्कोहल जो है वो उड़ जाता है ना। तो इस तरह से ब्रेड प्राप्त होता है हमको। गेहूं के आटा को में उसमें सैक्रोमाइसिस सिरिविसी या बेकर्स ईस्ट को मिलाया जाता है, जिसमें से 3 प्रकार के एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एमाइलेज, माल्टेज और जाइमेज। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है और माल्टेज माल्टोज को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम जो है वो फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड डॉ में स्पॉन्जीनेस प्रदान करता है और एथिल अल्कोहल जो है वो उड़ जाता है। ब्रेड जो है इस तरह से हमको प्राप्त होता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं। तो ये इस तरह से सैक्रोमाइसिस सिरिविसी का उपयोग किया जाता है। बेकर्स ईस्ट किसे कहते हैं, क्वेश्चन इसमें भी बनता है। और गेहूं के आटे में सैक्रोमाइसिस सिरिविसी ईस्ट है ना, जिसको मिलाया जाता है और किण्वन की क्रिया की जाती है और ब्रेड को प्राप्त किया जाता है। आइए देखते हैं पनीर का निर्माण किस तरह से होता है। जिस तरह दूध से दही का निर्माण सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होता है, उसी तरह से दूध से पनीर का निर्माण भी सूक्ष्म जीव की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें पनीर जो होते हैं अलग अलग सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से अलग अलग प्रकार की संरचना, अलग अलग गठन के पनीर जो होते हैं, अलग अलग सुगंध वाले पनीर प्राप्त होते हैं। तो इनमें स्विस चीज़ होता है या पनीर होता है वो कठोर होता है, जो किसके द्वारा प्राप्त होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको कहा जाता है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शारमेनाई। प्रोपिनियोबैक्टीरियम शारमेनाई नामक बैक्टीरिया के कारण स्विस चीज़ जो होता है वो प्राप्त होता है, जो अपेक्षाकृत कठोर होता है किसके, रॉक्यूफोर्ट चीज़ के अपेक्षा, है ना। तो रॉक्यूफोर्ट चीज़ जो होता है वो पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी नामक फंजाई से, कवक से प्राप्त होता है। ये डिफरेंस है कि ये शारमेनाई जो है वो बैक्टीरिया है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है जो स्विस चीज़ के निर्माण में काम आता है। रॉक्यूफोर्ट चीज़ जो होता है वो पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी नामक फंजाई या कवक के द्वारा प्राप्त होता है, वो जो सेमी सॉलिड के रूप में होता है। कैमेम्बर्ट जो होता है सॉफ्ट पनीर होता है सबसे अधिक, जो पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के अलग अलग सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके, कुछ बैक्टीरिया का, कुछ फंजाई या कवकों का उपयोग करके अलग अलग प्रकार के पनीर का निर्माण किया जाता है। इनका कोगुलेशन कर देते हैं और इस तरह से ये पनीर का निर्माण होता है दूध से। ठीक है। योगर्ट जो होता है ये भी एक दुग्ध उत्पाद है, जो लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया माने इसके कारण होता है। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। दूध को 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्मेंटेशन किया जाता है, तब योगर्ट प्राप्त होता है। ये भी पनीर की तरह ही एक दही की तरह दुग्ध उत्पाद है, जो किसके कारण प्राप्त होता है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामक बैक्टीरिया के कारण प्राप्त होता है। इसी तरह से टोडी जो है एक दक्षिण भारत का पारंपरिक पेय है, जो ताड़ के वृक्ष से जो रस निकलता है उसका फर्मेंट करके प्राप्त किया जाता है टोडी। तो ये विभिन्न सूक्ष्म जीवों का उपयोग अन्य प्रकार के, जैसे एक सिंगल सेल प्रोटीन है स्पाइरुलिना एल्गी, है ना, एक शैवाल है स्पाइरुलिना जिसमें 60% कम से कम प्रोटीन होता है। तो इसको आजकल सिंगल सेल, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है इसलिए इसको कहा जाता है सिंगल सेल प्रोटीन, यानी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है और आजकल इसका प्रयोग पोषण खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा रहा है, सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में। उसी तरह से कुछ मांस का फर्मेंटेशन करके सॉसेज का निर्माण किया जा रहा है, मछलियों का फर्मेंटेशन करके रखा जा रहा है, सब्जियों को भी फर्मेंट करके विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्माण किए जा रहे हैं और ये फर्मेंटेशन में सूक्ष्म जीव ही उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह से लाभदायक हैं घरेलू उत्पाद के लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण में किस तरह से सूक्ष्म जीव उपयोगी हैं।